नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए यहाँ पर घटना चक्र के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ का एक सीरीज़ शुरू किया है, जिसमें कि हम आपके लिए घटना चक्र के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ लेके आते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो रहने वाला है, वो यहाँ पर रहने वाला है दोस्तों इंडियन हिस्ट्री का, भारतीय इतिहास का। तो दोस्तों, हमने जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 26 जो था हमारा सीरियल, यहाँ तक हमने देख लिया था दोस्तों अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में। तो अभी हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 से। तो आज का जो पहला ये क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, ये है यहाँ पर कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो पूछा गया है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। तो ऑप्शन ए है सिंधु, ऑप्शन बी है सुतुद्री, और ऑप्शन सी है आपका यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी है गंगा। तो ये आपका IAS प्री 1996 का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो था यहाँ पे सिंधु नदी, वो हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी कहा गया है। ठीक है, तो आपको बताया गया यहाँ पे कि जो सिंधु नदी था उसका ही ऋग्वैदिक काल में क्या था, सर्वाधिक महत्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है। तो यहाँ पर वैदिक नदी अस्किनी की पहचान जो है निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है ब्यास, ऑप्शन बी है रावी, ऑप्शन सी है चेनाब, ऑप्शन डी है झेलम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चेनाब। तो वैदिक नदी अस्किनी की पहचान चेनाब नदी से की गई है, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो यहाँ पर जो है पूछा गया है कि जो निम्नांकित नदियाँ हैं इनमें से किस नदी के उल्लेख से यह पता चलता है कि अफगानिस्तान के साथ क्या था, आर्यों का संबंध था। तो उनके संबंध का सूचक इनमें से कौन सी नदी है। ऑप्शन ए है अस्किनी, ऑप्शन बी है परुष्णी, ऑप्शन सी है कुंभा कुरुमु, और ऑप्शन डी है विपासा सुत्रुदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कुंभा और कुरुमु। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ऋग्वेद में उल्लिखित कुंभा यानी काबुल और कुरुम यानी कुर्रम, गोमती यानी गोमल एवं सुवास्तु यानी स्वात नदियाँ अफगानिस्तान में बहती थी। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध था। और ये आपका UPPCS प्री 2010 का क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो वैदिक नदी कुंभा का स्थान जो है कहाँ यहाँ पर होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है चीनी तुर्किस्तान में, ऑप्शन सी है कश्मीर में, ऑप्शन डी है पंजाब में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अफगानिस्तान में। अभी हमने ऊपर देखा था कि जो कुंभा है वो कहाँ से निकलती है, काबुल से निकलती है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको यहाँ से पूछा गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर मेल करना है, और यहाँ पे वैदिक नदियाँ दी गई है और उनके आधुनिक आधुनिक नाम दिए गए हैं। तो जैसे यहाँ पे ए है कुंभा, ऑप्शन बी है यहाँ पे ए है कुंभा, बी है यहाँ पे परुष्णवी, ऑप्शन सी है सदानीरा, और डी है यहाँ पे सुत्रुदी। तो इनका जो है सही मेल करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका जो कूट है यहाँ पर, ये है यहाँ पर कौन से, इसको आपको बताना है कि ऑप्शन ए है या बी, सी या डी, इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जो पहला है यानी कुंभा है उसका क्या हो जाएगा, काबुल हो जाएगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो ये बी वाला है कि कुंभा जो है वो काबुल है, और परशुणवी यहाँ पर रावी है, और सदानीरा जो है गंडक नदी को बोला गया, और सुत्रुदी या शत्रुदी जो है ये सतलज को बोला गया है। तो आप इसको याद रख सकते हैं, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई। तो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा जो है चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी। तो ये है यहाँ पे दोनों, यहाँ पे जो है यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऑप्शन बी है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ऑप्शन सी है ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ऑप्शन डी है इंद्र सूर्य रुद्र मरुत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर ए भी है, क्योंकि धर्म अर्थ
और काम का भी जो है यहाँ पे चतुष्टय वेद में इनका यहाँ पर इसका जो है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मिलता है। और इसका जो है यहाँ पर उल्लेख ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास का भी यहाँ पर क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की अवधारणा वैदिक काल में नहीं थी। मोक्ष की अवधारणा पहली बार उपनिषद से आई थी। उसी प्रकार आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ। आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों कि धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को भी चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कथन एक दिया गया है कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, और रीत जो है मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो इसका जो है यहाँ पर ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है यानी बताना आपने कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो यहाँ पर दोनों जो है यहाँ पर स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और ये IAS प्री 2011 का आपका क्वेश्चन है। आइए दोस्तों, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि प्रश्नगत दोनों कथन भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के संदर्भ में सही है, अतः सही उत्तर विकल्प सी होगा। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था, इसी कारण उन्हें ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है। तो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का क्या अर्थ है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है प्राकृतिक नियम, ऑप्शन बी है कृत्रिम नियम, ऑप्शन सी है मानवीय नियम, ऑप्शन डी है सामाजिक नियम, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो होगा यहाँ पे कि प्राकृतिक नियम, और ये छत्तीसगढ़ PCS 2016 का यहाँ पर क्वेश्चन है। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है यहाँ पे कि ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध ऋत विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है, सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई थी। ऋत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था। तो निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, अग्नि, ऑप्शन बी है बृहस्पति, ऑप्शन सी है धौस, ऑप्शन डी है इंद्र। तो यहाँ पर जो है वैदिक देवताओं में जो है उनका पुरोहित जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वैदिक देवताओं में बृहस्पति जी को जो है क्या माना जाता था, उनका पुरोहित माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सी ब्रह्मवादिनी थी वो जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। ऑप्शन है लोपामुद्रा, ऑप्शन बी है गार्गी, ऑप्शन सी है लीलावती, और ऑप्शन डी है सावित्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लोपामुद्रा। तो वैदिक साहित्य में ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, यथा अपाला, घोषा, विश्ववारा और लोपमुद्रा आदि हैं। तो ऐसी स्त्रियां या विदुषी स्त्रियां कौन थी, ब्रह्मवादिनी कौन सी थी, इनमें से ये अपाला, घोषा, विश्ववारा और लोपामुद्रा आदि हैं। ठीक है, और लोपामुद्रा जो है अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। तो यहाँ पर ये आपको जानकारी दी गई है। तो ये जो है IAS प्री 1995 का क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर का। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कि ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है। तो आपसे पूछा गया कि ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। तो ऑप्शन ए है शस्त्र, ऑप्शन बी है कृषि औजार, ऑप्शन सी है लिपि, ऑप्शन डी है सिक्का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सिक्का। तो प्रवर्ती काल में जो है यहाँ पर निष्क शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए होता था, सिक्के के लिए होता है। और ये IAS प्री 1993 का ये भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि वैदिक काल में सोने के हार्क को निष्क कहा जाता था। निष्क के प्रयोग ने आगे आने वाले सिक्कों के व्यवहार के मार्ग को प्रशस्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, कान का, ऑप्शन बी है गला का, ऑप्शन सी है बाहू का, ऑप्शन डी है
कलाई का। तो ये जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गले का। अभी ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया गया था कि जो निष्क है वो गले के हार के जो है लिए प्रयोग किया जाता था। और ये यूपीपीसीएस मेंस 2017 का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है यहाँ पे कि ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहने जाने वाला एक प्रकार का हार था। साथ ही निष्क वैदिक काल में एक विनिमय की एक माध्यम भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। तो निशाका क्यों जाने जाते थे, निशाका क्या था? तो ऑप्शन ए है स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन बी है गायें, ऑप्शन सी है तांबे के सिक्के, ऑप्शन डी है चांदी के सिक्के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्राचीन काल में स्वर्ण आभूषण को निशाका कहा जाता था। तो इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में निशाका या निष्क, दूसरे क्रम में सुवर्ण और तीसरे क्रम में मशाका। मशाका मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न और निशाका मूल्य की दृष्टि से सबसे उच्च मुद्रा या उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बोगज कोई महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसका ऑप्शन ए है यहाँ पर, यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन बी है, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। ऑप्शन सी है, यहाँ पे वेद के मूल ग्रंथों की रचना हुई थी। ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख होता था या होता है। और ये आपका यूपीपीसीएस प्री 1996 का और बीपीएससी प्री 1994 का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि एशिया माइनर स्थित बोगज कोई से 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए होंगे। तो इससे क्या पता लगता है दोस्तों कि वैदिक आर्य जो है वो ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे। तो ये थे दोस्तों आपके आज के कुछ प्रश्न। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें